बच्चों चलिए हम लोग का जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री का, उस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बच्चों मैं आप लोग का इधर पे स्क्रीन पे इस बार का जो रिड्यूस सिलेबस है उसको आप लोग को इधर पे लिख के रखा हूँ। रिड्यूस सिलेबस जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में मैं इधर पे लिख के रखा हूँ। ये वाला जो टॉपिक्स है इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, और नीचे पे जो टॉपिक्स है उसको हम लोग को नहीं पढ़ने से भी होगा। जो डिलीटेड टॉपिक्स है उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। बच्चों अभी तक हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स का 2 लेक्चर हो गया था। फर्स्ट वाला जो लेक्चर था इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और साथ ही साथ में उधर पे आप लोगों को रेट ऑफ ए रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाया था। फिर नेक्स्ट वाला जो लेक्चर था उधर पे मैं आप लोगों को एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है उसको आप लोगों को अच्छे से समझाया था। तो फिर आज का जो लेक्चर होगा, आज का लेक्चर पे हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। कुछ फैक्टर्स होता है जिसके कारण हम लोग का जो रिएक्शन का रेट होता है वो वेरी करता है। कौन सा फैक्टर्स के बारे में मेनली हम लोग स्टडी करेंगे? इधर पे हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल होता है, फिर टेम्परेचर का क्या रोल होता है, और फिर कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। बच्चों चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फिर आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। रेट ऑफ ए रिएक्शन। बच्चों हम लोग मेनली कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट का क्या रोल होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल पे स्टडी करेंगे, और कुछ फैक्टर्स होता है छोटा छोटा, उसके बारे में भी हम लोग इधर पे एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे मैं इधर पे आप लोग को लिख देता हूँ कौन सा फैक्टर्स के ऊपर पे हम लोग का रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो फैक्टर होगा मैं आप लोगों को जो समझाऊंगा वो क्या होगा? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। ये हम लोग का फर्स्ट क्या होगा? फैक्टर होगा। नेक्स्ट वाला जो फैक्टर हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फिर थर्ड पे हम लोग स्टडी करेंगे टेम्परेचर का क्या रोल होता है? टेम्परेचर। फोर्थ पे हम लोग स्टडी करेंगे रोल ऑफ कैटलिस्ट। उसके बाद फिफ्थ पे हम लोग स्टडी करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। और सिक्स पे हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ रेडिएशन। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट पे हम लोग किसके बारे में डिटेल पे स्टडी करेंगे? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। सेकेंड पे फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। थर्ड पे हम लोग का टेम्परेचर का क्या रोल होता है। फिर फोर्थ पे हम लोग रोल ऑफ कैटलिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। फिफ्थ पे हम लोग सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर पे कैसे हम लोग का रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंडेंट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और सिक्स पे हम लोग रोल ऑफ रेडिएशन हम लोग इधर पे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए फर्स्ट पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट हम लोगों का कैसे रेट ऑफ ए रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों मैं इधर पे आप लोगों को 2 रिएक्शंस इधर पे लिख के दिखाता हूँ। 2 रिएक्शंस। फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है वो मेरा क्या है? ट्वाइस NO गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव अस ट्वाइस NO2 गैस। नेक्स्ट वाला जो हम लोग का रिएक्शन होगा ट्वाइस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव अस ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चों ये दोनों जो रिएक्शन में इधर पे आप लोग को लिखा हूँ, इधर पे दोनों रिएक्शन मोर और लेस हम लोग का क्या है? सिमिलर हम लोग को दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग का जो फर्स्ट वाला रिएक्शन होता है उसका रिएक्शन का जो रेट होता है वो मेरा क्या होता है? फास्ट होता है। वेरेज जो मेरा सेकेंड वाला जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन का जो रेट होता है वो मेरा क्या होता है? स्लो होता है। तो फिर इधर पे जो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट मिल रहा था, एक पे फास्ट मिल रहा था, एक पे स्लो मिल रहा था, उसका मेन रीजन क्या है? हम लोग का नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों देखिए एक रिएक्शन पे मैं इधर पे क्या लिया था? नाइट्रिक ऑक्साइड लिया था, और दूसरे ऑक्साइड पे मैं क्या लिया था? कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था, और उसको मैं ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो फिर इधर पे मेरा क्या हो रहा है? एक पे रिएक्टेंट था NO, दूसरे पे रिएक्टेंट था मेरा CO था। बच्चों जब भी हम लोग का केमिकल रिएक्शन होता है उधर पे हम लोग का क्या होता है? बोन ब्रेकिंग होता है। उधर पे हम लोग का 2 चीज़ होगा। एक तो हम लोग का क्या होगा? बोन ब्रेकिंग होगा, और दूसरा हम लोग का उधर पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन।
या फिर आप लोग बोल सकते हैं हम लोग का ओल्ड बोन ब्रेकिंग होगा, मतलब ओल्ड बोन टूटेगा और मेरा उधर पे क्या बोन फॉर्म होता है, नया बोन उधर पे फॉर्म होता है। अभी हम लोग को मालूम है जब भी हम लोग को बोन को तोड़ना पड़ता है उधर पे हम लोग को एनर्जी क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी हम लोग का बोन फॉर्म होता है उधर पे हम लोग का एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो फिर जो रिएक्शंस पे हम लोग का क्या होता है, एनर्जी का उधर पे रिक्वायरमेंट अगर कम होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर हम लोग का कम होगा और उस रिएक्शन पे क्या होगा, अगर हम लोग का एनर्जी रिलीज बहुत ज़्यादा होगा तो फिर उस रिएक्शन का जो रेट होता है वो मेरा क्या होता है, फास्ट होता है। बच्चों में फास्ट वाला जो रिएक्शन था उसको मैं बोला कि वो मेरा क्या है, फास्ट रिएक्शन है, मतलब उसका रेट हम लोग का क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू द सेकेंड रिएक्शन। तो फिर उसका रीज़न क्या हो सकता है, उधर पे हम लोग का जो NO किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ, तो मेरा उधर पे क्या होगा, NO और ऑक्सीजन के बीच में जो मेरा बोन उधर पे हम लोग का जो ब्रेकिंग वाला प्रोसेस होगा उधर पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत कम होगा। और जब उधर पे NO2 बॉन्ड फॉर्म होता है, हम लोग का जब भी NO2 फॉर्म होगा उधर पे जब बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा था उस टाइम पे हम लोग का एनर्जी क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। तो फिर ये वाला प्रोसेस हम लोग का क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हम लोग का उधर पे होगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे हम लोग का क्या होना पड़ेगा, ये जो हम लोग का रिएक्शन का रेट क्यों स्लो हो रहा था, क्योंकि हम लोग का ये जो CO और ऑक्सीजन के बीच में जो बोन हम लोग का उधर पे तोड़ना पड़ेगा, वो बोन्स को हम लोग को तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना उधर पे पड़ेगा। और हम लोग का जो CO2 फॉर्म हो रहा था उधर पे एनर्जी हम लोग का क्या होगा, बहुत कम रिलीज हो रहा था, इसलिए उधर पे हम लोग को क्या हो रहा था, वो जो रिएक्शन होगा उसका रेट हम लोग को स्लो मिल रहा था, कम मिल रहा था। मतलब मैं आप लोग को क्या बोलना चाहता हूँ, सपोज मेरे पास दो रिएक्टेंट था, एक तो था मेरे पास A और दूसरा था मेरे पास सपोज B। तो फिर मेरे पास अगर उधर पे रिएक्ट करके AB अगर फॉर्म करना है तो फिर मेरा उधर पे क्या होना पड़ेगा, ये जो A और A के बीच में हम लोग का जो बोन था वो मेरा टूटना पड़ेगा, AA और BB के बीच में जो मेरा बोन था वो टूटना पड़ेगा। फिर मेरा नया बोन किसके किसके बीच में फॉर्म होना पड़ेगा, A और B के बीच में उधर पे मेरा नया बोन फॉर्म होने पड़ेगा। तो फिर इधर पे हम लोग का AA और BB का जो बोन्स हम लोग को तोड़ने के लिए उधर पे अगर ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो फिर उस रिएक्शन के लिए रेट हम लोग का क्या होगा, स्लो होगा। अगर हम लोग का कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो फिर उस रिएक्शन का रेट हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हम लोग का इधर पे जो AB फॉर्म हो रहा था, अगर वो बोन अगर हम लोग का बहुत स्ट्रांग होगा तो फिर उधर पे एनर्जी रिलीज बहुत ज़्यादा होगा और उस टाइम पे हम लोग का क्या होगा, रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। अगर ये मेरा जो बोन AB के बीच में फॉर्म हो रहा था उसका अगर हम लोग का क्या होगा, बॉन्ड अगर वीक होगा तो फिर उधर पे एनर्जी रिलीज भी कम होगा और उस रिएक्शन का रेट भी हम लोग का क्या होगा, स्लो होगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में आप लोग को समझ में आ रहा है। तो फिर अगर हम लोग के पास डिफाइंड रिएक्टेंट होगा तो फिर उसका हम लोग का बोन ब्रेक करने के टाइम पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी क्या होता है, डिफाइंड होता है। और हम लोग का जब नया बोन फॉर्म होता है उस टाइम पे भी उसका एनर्जी का जो रिलीज होगा वो भी हम लोग का डिफाइंड होता है। तो उसके कारण हम लोग का क्या होता है, ओवरऑल जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो मेरा क्या करता है, वेरी करता है रिएक्शन टू रिएक्शन। बच्चों चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग अभी स्टडी करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर पे कैसे मेरा रेट वेरी करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बच्चों ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है, इधर पे मेरा क्या होगा, हायर द कॉन्सेंट्रेशन of the reactant higher will be the rate of reaction। नहीं तो आप लोग बोल सकते हैं और lower the concentration of reactant lower will be the rate of reaction। बच्चों ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है। बच्चों आप लोग कंसीडर कीजिए मेरे पास दो इधर पे कंटेनर था, मेरे पास दो कंटेनर था और एक कंटेनर पे मैं क्या किया था, उधर पे A और B को रिएक्ट कर रहा था और A का उधर पे मोलिकुल्स कितना था या फिर A का पार्टिकल्स कितना था। सपोज इधर पे मेरा A का था 2 उधर पे पार्टिकल और B का भी मेरा उधर पे कितना पार्टिकल था, 2 पार्टिकल था। और दूसरा वाला जो हम लोग का उधर पे कंटेनर था उधर पे भी मैं A और B का ही उधर पे क्या कर रहा था, रिएक्शन कर रहा था। लेकिन मैं इधर पे क्या कर रहा हूँ, A और B का नंबर ज़्यादा ले रहा हूँ। A मैं इधर पे 4 ले रहा हूँ, B भी मैं इधर पे कितना ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ।
अभी आप लोग देखिए तो मेरा कौन सा वाला बीकर पे मेरा या फिर कौन सा वाला कंटेनर पे मेरा रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। डेफिनेटली आप लोग बोलेंगे कि मेरा ये जो सेकेंड वाला जो कंटेनर है, सेकेंड वाला कंटेनर पे उसका मेरा क्या होगा, रेट ज़्यादा होगा। क्यों रेट ज़्यादा होगा? क्योंकि इधर पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मेरा ज़्यादा है, तो फिर क्या करेगा, एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी से उधर पे रिएक्ट करेगा, और जितना जल्दी रिएक्ट करेगा उस टाइम पे हम लोग का क्या होगा, रेट भी उसका क्या होने लगेगा, बहुत फास्ट होने लगेगा। लेकिन मैं इधर पे जो फर्स्ट वाला कंटेनर था उधर पे हम लोग का क्या है, सिर्फ हम लोग का दो ही उधर पे क्या था, ए और बी का मोलिकुल्स था, तो उधर पे हम लोग का क्या होगा, ए और बी के बीच में हम लोग का जो रिएक्शन होगा उसका रेट मेरा क्या होगा, स्लो होगा। तो बच्चों आप लोगों को मालूम हो गया, अगर हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा, तो फिर उस टाइम पे उसका रेट क्या होगा, मेरा कम होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन मेरा ज़्यादा होगा उस टाइम पे उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बच्चों चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे टेम्परेचर का क्या रोल होता है उसको हम लोग इधर पे समझते हैं। थर्ड पे टेम्परेचर का रोल के बारे में हम लोग इधर पे स्टडी करेंगे। इधर पे आप लोग लिख लीजिए, द रेट ऑफ ए रिएक्शन, द रेट ऑफ ए रिएक्शन increases with increase in the टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, कोई भी एक रिएक्शन का अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे उस टाइम पे रेट मेरा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को मिला है, अगर हम लोग क्या करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस अगर राइज करेंगे कोई भी एक रिएक्शन पे, पार्टिकुलर एक रिएक्शन पे, तो हम लोग का जो रेट होता है, रेट हम लोग का क्या होता है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। 2 टाइम्स हम लोग का क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंटल हम लोग का क्या है, डाटा है। बच्चों अभी आप लोग देखिए, हम लोग का जब भी रिएक्शन होता है तो फिर हम लोग का पास क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, तो फिर वो रिएक्टेंट हम लोग को क्या फॉर्म करके देखता है, वो हम लोग को प्रोडक्ट फॉर्म करके देता है। तो मैं इधर पे मेरे पास सपोज कुछ रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट आप लोग का रिएक्ट होकर आप लोग को क्या फॉर्म करके देगा, प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। मैं आप लोगों को ऊपर पे ऐसे लिख देता हूँ, रिएक्टेंट से मेरा क्या फॉर्म हो रहा था, प्रोडक्ट पी फॉर्म हो रहा था। अभी बच्चों हम लोग का इधर पे डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट कभी भी नहीं होता है। हम लोग का क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट्स होता है, रिएक्टेंट्स को एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, उसको एक क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब मेरा उधर पे एक स्टेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, या फिर आप लोग उसको इंटरमीडिएट स्टेट भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट नहीं तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसको अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर क्रॉस कर लेगा तभी जाके आप लोगों को क्या मिलेगा, उधर पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन आप लोगों का होता है कोई भी रिएक्शन पे। तो फिर इधर पे हम लोग का क्या आ गया, एक हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर हम लोग का इधर पे आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग को इधर पे एक बैरियर मिल रहा है। जो पोटेंशियल एनर्जी का जो बैरियर होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इस बार आप लोगों का सिलेबस पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए टेम्परेचर का क्या रोल है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बोल रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग EA के साथ क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। तो फिर हम लोग का क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए जाएगा उसको एक क्या करना पड़ता है, बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। वो जो बैरियर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, या फिर इंटरमीडिएट स्टेट बोलेंगे। उस स्टेट को मैक्सिमम जो उधर पे हम लोग का एनर्जी स्टेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट नहीं तो इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा, हम लोग का वो जो रिएक्टेंट होगा वो ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करके आप लोगों को क्या करके देगा, उधर पे प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। तो फिर हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। वो जो बैरियर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बोलते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और उसको हम लोग किसके साथ डिनोट करते हैं, EA के साथ डिनोट करते हैं, EA के साथ डिनोट करते हैं। बच्चों होगा क्या, सपोज मेरे पास सपोज इधर पे 100 रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स था, तो फिर 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी उसके पास पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। सपोज मैं बोला इधर पे 100 में से सिर्फ 50 मॉलिक्यूल्स ही क्या कर रहा था, इधर पे उस बैरियर को क्रॉस करके जा रहा था कुछ एक टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन मैं अगर क्या करूँगा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा, टेम्परेचर को 25 से सपोज मैं 35 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा। तो फिर टेम्परेचर में अगर इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। तो फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करूँगा तो फिर वो क्या कर लेगा, इधर पे ये जो एनर्जी बैरियर था उसको ईजिली क्रॉस कर सकेगा। और अगर एनर्जी बैरियर को ईजिली क्रॉस कर देगा तो फिर हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है टेम्परेचर का क्या रोल होता है। टेम्परेचर जब भी आप लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, उधर पे हम लोग का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आएगा, और जब ज़्यादा एनर्जी आएगा तो फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी जो हम लोग का उधर पे एक बैरियर था उसको ईजिली क्रॉस कर लेगा, और अगर ईजिली क्रॉस कर लेगा तो फिर हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी क्या होगा, बहुत जल्दी से उधर पे होने लगेगा। तो ये हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या होता है, इंक्रीज होता है। बच्चों नेक्स्ट पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर पे रोल ऑफ कैटलिस्ट के बारे में हम लोग इधर पे स्टडी करते हैं। तो फिर फोर्थ पे रोल ऑफ कैटलिस्ट, रोल ऑफ कैटलिस्ट। A catalyst increases the rate of a reaction by decreasing activation energy of a reaction। बच्चों हम लोग को मालूम है व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, मतलब जो सब्सटेंस कोई भी रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर देता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये हम लोग का कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर देता है, लेकिन कैसे इंक्रीज करता है, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। बच्चों देखिए तो मैं आप लोग को इधर पे दिखा रहा हूँ। सपोज अगर मैं क्या करूँगा, इधर पे एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। मेरे पास इधर पे पहले रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी था, और उसके बाद मैं इधर पे ट्रांजिशन स्टेट को इधर पे दिखाया। ये ट्रांजिशन स्टेट को अगर क्रॉस कर लेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो फिर आप लोगों को उधर पे क्या फॉर्म करके देगा, प्रोडक्ट पी फॉर्म करके देगा। तो फिर इधर पे मेरे पास क्या था, ये पोटेंशियल एनर्जी था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, और फिर हम लोग का इस साइड पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट था, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म जो हो रहा था वो मैं इधर पे आप लोगों को दिखा रहा था एक्स एक्सिस पे। तो मेरा इधर पे क्या होगा, रिएक्टेंट के पास कुछ एक इनिशियली एक एनर्जी होगा, तो फिर वो क्या करेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करने के लिए कोशिश करेगा, और उसके बाद आप लोगों को क्या फॉर्म करके देगा, उधर पे प्रोडक्ट पी फॉर्म करके देगा। अभी हम लोग का ये क्या था, जब हम लोग कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे थे उस टाइम पे वो जो रिएक्शन था उस रिएक्शन के लिए ये पाथ था, पाथ ऑफ रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। और आप लोग देखिए इधर पे उस टाइम पे उसका एनर्जी बैरियर कितना था, एनर्जी बैरियर था हम लोग का रिएक्टेंट से हम लोग जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसके बीच में जो हम लोग का एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर। और उसको हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, EA के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग EA के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों अभी देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, उस टाइम पे हम लोग का क्या होगा, अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो फिर हम लोग का उस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी वो वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बच्चों आप लोग देखिए तो जब हम लोग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे तो फिर उधर पे हम लोग का जो एनर्जी बैरियर है कुछ इतना ही था हम लोग का एनर्जी बैरियर, और लेकिन जब हम लोग कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे थे उस टाइम पे हम लोग का एनर्जी बैरियर क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, कैटलिस्ट अगर यूज़ करेंगे उस टाइम पे ये उसका क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा, पाथ ऑफ रिएक्शन विथ कैटलिस्ट। जब हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो फिर जब भी हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, ये जो एनर्जी बैरियर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो फिर अगर एनर्जी बैरियर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर हम लोग का जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा वो इजीली क्या कर लेगा, इस बैरियर को क्रॉस कर लेगा, और उस टाइम पे उस रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है या फिर फास्ट हो जाता है। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को रोल ऑफ कैटलिस्ट समझ में आ रहा है। रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, उधर पे एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, तो फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इजीली क्रॉस कर लेता है उस बैरियर को, और आप लोग को क्या फॉर्म करके देता है, उधर पे प्रोडक्ट फॉर्म करके देता है। बच्चों अगर हम लोग के पास एक क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। रिवर्सिबल मतलब मेरा रिएक्टेंट पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर आप लोग को प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है, तो फिर हम लोग का क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट हम लोग का उधर पे बच जाता है। तो फिर ऐसे रिएक्शंस पे हम लोग का कैटलिस्ट का क्या रोल होगा, कैटलिस्ट हम लोग का क्या करते हैं, उधर पे उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम को बहुत जल्दी से अचीव करने के लिए हेल्प करता है। इक्विलिब्रियम मतलब मेरा ये दोनों रिएक्शन का रेट को वो क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। तो फिर फास्ट करने के टाइम पे हम लोग का क्या होगा, बहुत जल्दी से हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे हम लोग का बेसिकली क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो हम लोग का रेट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है, और जो हम लोग का बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो मेरा क्या होता है, बराबर होता है। उधर पे मेरा क्या होगा, इक्वल हम लोग को रेट मिलेगा। तो उसी स्टेट को, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन पे अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे उस टाइम पे हम लोग का क्या होगा, इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी से अटेन कर लेगा हम लोग का रिएक्शन।
बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर हम लोग के पास क्या होगा, एक हम लोग का अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो फिर उधर पे हम लोग का क्या होता है, एक्टिवेशन बैरियर को डिक्रीज कर देता है कैटलिस्ट, तो फिर हम लोग का फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को रोल ऑफ कैटलिस्ट समझ में आ गया। बच्चों चलिए हम लोग नेक्स्ट पे स्टडी करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में पढ़ने के लिए। तो फिर 5 पे 5th वाला पॉइंट हम लोग का क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। बच्चों देखिए तो इधर पे मेरा क्या है, अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट अगर हम लोग के पास अगर ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट अगर मेरे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरा क्या होगा, हाई होगा। रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या होगा, उधर पे हाई होगा। बच्चों अगर हम लोग के पास क्या होगा, रिएक्टेंट जो मोलिकुल्स होगा वो अगर सॉलिड स्टेट पे अगर एग्जिस्ट होगा, या फिर मेरा क्या होता है, कोई भी कैटलिस्ट हम लोग जो ऐड कर रहे थे अगर उसका जो स्टेट होगा फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट अगर हम लोग का क्या होगा, सॉलिड स्टेट पे अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, उस सॉलिड के लिए रिएक्टेंट हो या फिर हम लोग का जो कैटलिस्ट होगा उसका अगर सरफेस एरिया को अगर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कैसे करेंगे, आप लोग उसको क्या कर देंगे, उसको पाउडर्ड फॉर्म पे लेके जाएंगे। पाउडर्ड फॉर्म मतलब उसको आप लोग तोड़ देंगे। अगर मैं क्या करूँगा, इस रिएक्टेंट जो सॉलिड फेस पे था उसको मैं अगर क्या करूँगा, छोटा छोटा पीसेस पे मैं अगर उसको तोड़ दूंगा, तो फिर हम लोग का क्या होगा, उधर पे जो रिएक्टेंट मोलिकुल्स होगा उसका क्या होगा, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा उधर पे हम लोगों को मिलेगा सॉलिड का। तो फिर अगर रिएक्टेंट का अगर उधर पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो फिर हम लोग का क्या होगा, एक दूसरे के बीच में उधर पे रिएक्शन क्या कर सकते हैं, वो ईजिली कर सकता है। और अगर ईजिली उधर पे मेरा रिएक्शंस होगा तो फिर उस टाइम पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बच्चों मैं आप लोगों को ये क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं। सपोज मेरे पास एक अगर बड़ा सा एक क्यूब होगा, एक बड़ा सा अगर मेरे पास एक क्यूब होगा, एक मेरे पास एक बड़ा सा क्यूब था। बच्चों इस क्यूब पे हम लोग का टोटल कितना फेस था, ऊपर पे एक फेस था, फिर नीचे पे एक फेस था, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे एक फेस, फिर एक राइट हैंड साइड पे फेस, फिर एक बैक साइड पे फेस, और एक मेरा क्या था, फ्रंट साइड पे एक फेस था। टोटल 6 फेसेस था। बच्चों मैं इस क्यूब को अगर क्या करूँगा, तोड़ दूंगा इक्वली। सपोज मैं इधर से इसको तोड़ दिया इक्वली, उसको अगर मैं तोड़ दूंगा तो मेरा उधर पे क्या होगा, 2 उधर पे हम लोग को क्यूब मिलेगा। सो मैं दोनों क्यूब को इधर पे बना के दिखाता हूँ। मेरे पास 2 क्यूब मिलेगा, तो फिर 2 जो क्यूब मिलेगा उधर पे हम लोग का क्या होगा, देखिए तो उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ आप लोग इधर पे गौर कीजिए, हम लोग का इधर पे सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब हम लोग उसको 2 पीस पे उसको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद उधर पे हम लोग का क्या होगा, देखिए तो ये एक नया फेस हम लोग को इधर पे मिल रहा है। ये वाला जो फेस था पहले हम लोग को नहीं मिल रहा था जब हम लोग उसको नहीं तोड़े थे। तो फिर जब हम लोग उसको तोड़ दिए तो फिर हम लोग का इधर पे नया एक फेस हम लोग को इधर पे मिला। दोनों जो क्यूब होगा उधर पे नया नया एक हम लोग का फेस हम लोग को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो फिर ये जो फेस होगा वो भी हम लोग का क्या होगा, अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा जब भी हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो फिर उधर पे हम लोग का क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो फिर बात है आप लोग सरफेस एरिया को कैसे इंक्रीज करेंगे, आप लोगों को उसको क्या करना है, पाउडर फॉर्म पे लेके जाना है, जो आपका सॉलिड फेस पे एग्जिस्ट करने वाला सॉलिड होगा या फिर जो कैटलिस्ट होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में भी समझ में आ गया। फाइनली हम लोग का रोल ऑफ रेडिएशन के बारे में इधर पे देख लेते हैं। रोल ऑफ रेडिएशन, रोल ऑफ रेडिएशन। बच्चों कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ हम लोग का एग्जांपल्स होता है, वो सिर्फ हम लोग का क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होता है। नहीं तो प्रैक्टिकली ऐसा रिएक्शंस हम लोगों को उधर पे दिखने के लिए नहीं मिलता है। अगर हम लोग क्या करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ लाइट अगर उस रिएक्शंस को करने के लिए जाएंगे तो फिर ऐसा रिएक्शन हम लोग का नहीं होता है। तो फिर जैसे कि मेरे पास अगर H2 और Cl2 अगर हम लोग को रिएक्ट करके HCl अगर फॉर्म करना है तो फिर हम लोग का उधर पे क्या चाहिए, उधर पे हम लोग को लाइट का प्रेजेंस चाहिए। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि कुछ रिएक्शंस जो हम लोग का लाइट के प्रेजेंस पे होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस मतलब हम लोग का उधर पे सनलाइट का उधर पे प्रेजेंस होना पड़ेगा, तभी हम लोग का क्या होता है, रिएक्शंस हम लोग का उधर पे होता है। सो मैं इधर पे आप लोगों को लिख देता हूँ, सम रिएक्शंस डू नॉट takes place in the dark but takes place in the
presence of light, in the presence of light. Such reactions are called photochemical reaction. बच्चों बेसिकली आप लोगों को इधर पे क्या करना पड़ेगा, लाइट एनर्जी उधर पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का क्या होगा, रिएक्शन उधर पे होगा. बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को जितना भी मैं फैक्टर्स बोला आप लोगों को अच्छे से समझ में आया. मैं आप लोगों को एकदम फर्स्ट पे कौन सा वाला फैक्टर्स के बारे में आप लोगों को बोला, इधर पे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट उसके बारे में बोला. फिर नेक्स्ट पे मैं आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में बोला. फिर थर्ड पे टेम्परेचर, फोर्थ पे रोल ऑफ कैटलिस्ट, 5 पे सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट और 6 पे रोल ऑफ रेडिएशन में आप लोगों को समझाया. बच्चों ये बहुत ही एक सिंपल सा लेक्चर था. अगर आप लोगों को समझ में आए तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं. फिर मिलेंगे. धन्यवाद.